are people who didn't realize how close they were to the success when they gave up. थॉमस एल्वा एडिसन. मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मंजिल के पास आके गिव अप कर देते हैं, राइट? मतलब सक्सेस बिल्कुल पास में होती है बट दे यूज टू गिव अप बिकॉज वी नेवर नो कि हम कितने सालों से मेहनत करते आ रहे हैं और उस मेहनत का जो रिज़ल्ट है वो हमें मिलने ही वाला होता है जब हम गिव अप कर देते हैं. सो इसी थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3. एक ही पार्ट में सारे के सारे तीनों के तीनों चैप्टर्स जो हैं उनकी क्विक रिवीजन करेंगे पेपर के लिए. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है लेकिन डिटेल है. जल्दी से कवर करवाऊंगा, पूरा पूरा रीड नहीं करवाऊंगा. नोट्स आपको जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नंबर जो है वो ये है 9406439442, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो सबसे पहले जो है चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. कि इंडिया की जो इकोनॉमी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इट वॉज लाइक अ मिजरेबल काइंड ऑफ अ इकोनॉमी जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, स्टेगनेंट थी, ग्रोथ बिल्कुल नहीं थी. ग्रोथ आप ये कह लो कि जो है वो ज़ीरो ही थी. स्टेगनेंट इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी में क्या ही ग्रोथ होती है आप इमेजिन कर सकते हैं, राइट? सो सोल पर्पस जो था उस टाइम ब्रिटिशर का या ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का इंडिया में, कि इंडिया के अंदर जो है वो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सेटअप जो है वो इस्टेब्लिश करना जिससे हर तरीके से जो है वो इंडिया की जो इकॉनमी है उसको ख़त्म किया जा सके. अपना एक इंडस्ट्रियल बेस बनाना, बहुत तेज़ी से उन्होंने जो है वो यहाँ पे इंडिया के अंदर ग्रो किया. उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया. इंडिया से रॉ मटेरियल बाहर जाता था. मतलब इस चैप्टर का जो मेन क्रक्स है ना वो क्या है कि इंडिया से जो रॉ मटेरियल है बाहर जाता था, बाहर मतलब ब्रिटिश कॉलोनी में, ब्रिटेन में, तो वहाँ से गुड्स बन बन के इंडिया में मैन्युफैक्चर होके इंडिया में आती थी. एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा थी, इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो थी. मतलब जब इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेजा जाता था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगाई जाती थी, लेकिन जब वहाँ से मटेरियल इंडिया में आता था बन के, इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसको ज़ीरो कर दिया जाता था. बड़ा सिंपल सा रीज़न है उसका कि आजकल का टाइम बता देता हूँ, दोनों में फिर कंपैरिजन समझाऊंगा. देखो आज का जो इंडिया है ना, आज के इंडिया में एक्सपोर्ट के ऊपर जो है वो ज़ीरो टैक्स है, नो ड्यूटी, और इंपोर्ट के ऊपर जो है वो हैवी ड्यूटी लगाई जाती है. अब इसका रीज़न क्या है? देखो, इंपोर्ट के ऊपर जो है हैवी ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है सो दैट जब बाहर से कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर इंडिया के अंदर आता है तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को किसी भी तरीके से हार्म ना हो विद रिगार्ड्स टू देयर सेल्स. तो compete करने के लिए उस मतलब उनके प्रोडक्ट के जो प्राइसेस होते हैं बाहर से जो इंपोर्ट करवाए जाते हैं इंडिया के अंदर, उनको इक्विवेलेंट करा जाता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के, सो दैट जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं ना उनको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो अपने कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए. एक्सपोर्ट के ऊपर कोई ड्यूटी इसलिए नहीं लगाई जाती बिकॉज इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है, इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है. उसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि एक्सपोर्ट होगा, कंट्री का माल बाहर जाएगा, तो इससे होगा क्या कि अल्टीमेटली जो है वो हमारी कंट्री ग्रो करेगी. क्यों? क्योंकि कंट्री के ग्रो करने का बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि जो फॉरेन करेंसी है वो हमारे इंडिया में आएगी. उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स थे हमारे इंडिया में, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था, तो उस टाइम पे एक्सपोर्ट को हैवी टैक्स लगाया जाता था कि इंडिया से जब रॉ मटेरियल बाहर जाएगा तो उसके ऊपर हैवी टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन जब गुड्स इंपोर्ट होकर इंडिया में आएंगी तो वो बिल्कुल ज़ीरो टैक्स के साथ आएंगी. क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ख़त्म करना था. तो मेन रीज़न उनका ये था. तो पूरे चैप्टर में जो बेस है ना वो यही है कि इंडियन इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चरल के ऊपर डिपेंड करती थी. देखो एग्रीकल्चर भी जो है ना वो कमर्शियल नहीं था उस टाइम पे. जो एग्रीकल्चर था दैट वाज आल्सो नॉट दैट मच कमर्शियल बिकॉज फार्मर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर करते थे ज़रूर, लेकिन उसके पीछे जो उनका मेन इंटेंशन था वो था सबसिस्टेंस. सिर्फ एक गुजारे वाली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी हमारे इंडिया में कि घर का गुजारा हो जाए, दैट इज़ इट. बेचते नहीं थे, ठीक है, कमर्शियल नहीं थी. बट धीरे 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 चीज़ें चेंज हुई और आज के टाइम में हम इंडस्ट्री जो है उसके साथ भी ग्रो कर रहे हैं और एग्रीकल्चर भी ग्रो करा, और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टर्शरी सेक्टर वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो करा, राइट? तो सबसे पहले लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल. अब
देखो पूरा पूरा पढ़ने जाएंगे ना तो बहुत लंबी लंबी वीडियोस हो जाएंगी, मेरे को 3 चैप्टर्स करवाने हैं। मैं आपको इसमें बेसिक चीज़ बताऊंगा, जो चीज़ पढ़ाने वाली मेन होगी वो मैं मेन चीज़ बता दूंगा आपको, ठीक। सो सबसे पहले तो इंडिया वॉज पर्टिकुलरली नोन एज नॉन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। देखो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इस पूरे चैप्टर में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है, जिसका डिके किया ब्रिटिशर्स ने, मतलब जिसको धीरे 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 ख़त्म कर दिया ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में, ठीक। तो कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट था, टेक्सटाइल सिल्क टेक्सटाइल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था इंडिया में, मेटल प्रीशियस स्टोन वर्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थे इंडिया के अंदर। सो द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट दैट लेड टू अ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस वर। अब पॉलिसीज़ क्या थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से हमारे इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो बिल्कुल ना के बराबर ही हो गई, जिसमें सबसे पहले है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट एम्ड एट द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक। कि जो उनके इंटरेस्ट थे सिर्फ उनको, उनके ऊपर उन्होंने एम करा, उन्हीं को प्रोटेक्ट किया और उन्हीं को प्रमोट करा। देन इंडिया बिकेम ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। एज आई टोल्ड यू, मैंने जो आपको ओवरव्यू दिया ना इस चैप्टर का स्टार्टिंग में, उसमें ऑलमोस्ट सारा कुछ ही कवर हो गया, ठीक। कि इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाला सप्लायर बन के रह गया, और वहाँ से गुड्स बन के इंडिया में आती थी और फिनिश प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचे जाते थे। अब किसी भी एस्टीमेटर का जो ध्यान है ना वो नेशनल इनकम पे नहीं गया, पर कैपिटा इनकम पे नहीं गया। जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो हमारी इंडिया की इकॉनमी थी ना, जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया से गए, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो सबसे लास्ट बंदा था जिसने अग्रीमेंट साइन किया था दैट दे जस्ट हैंडेड ओवर द इंडस्ट्री द कंट्री टू इंडिया, कि वो हम आपको जो है हमारी कंट्री, मतलब वो ऐसा बोल के गए थे कि हम आपको हमारी कंट्री जो है वो 99 ईयर्स की लीज पे दे रहे हैं। तो उस टाइम पे जो हमारे इंडिया की नेशनल इनकम थी इट वॉज 236 रुपीज़ पर पर्सन पर ईयर। आप देखो, इमेजिन करो कि अरे क्या ही इकोनॉमी है, राइट। सो नेशनल इनकम के ऊपर कोई बात भी नहीं करता था, लेकिन कुछ पर्सन्स थे इंडिया के जिन्होंने नेशनल इनकम के ऊपर बात करना शुरू किया, और उनमें दादा भाई नौरोजी, विलियम डिगबाय, फिंडले श्रीरस, VK RV राव एंड RC देसाई। इंडिया की जो ग्रोथ थी वो 2% से भी कम थी, पर कैपिटा इनकम जो है इट वाज लेस देन 2%। देन एग्रीकल्चरल सेक्टर, 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। द एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपीरियंस द स्टैग्नेशन एंड डिटीरियोरेशन, ठीक। स्टैग्नेशन था, बहुत ज़्यादा रुकी हुई इकॉनमी थी। अब इसके रीजंस क्या थे? सबसे पहले था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम जो है वो क्या था कि ये सारा का सारा सिस्टम जो था वो जिम्मेदारी सिस्टम के अंडर आता था। जो जमींदार थे वो कल्टीवेटर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, जिनको हम बोलते हैं ना टिलर्स ऑफ द सॉइल। एक टर्म, ये टर्म जो है याद रखना, टिलर्स ऑफ द सॉइल, एक ऑनर्स ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो ऑनर्स जो हैं वो अलग होते थे जिनको जिम्मेदार कहा जाता था, और जो जमीन के कल्टीवेटर्स थे, अब कल्टीवेट करने वालों को क्या कहा जाता है? टिलर्स ऑफ द सॉइल। अब जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे, मतलब सॉइल मतलब जमीन के जो कल्टीवेटर्स थे, वो एक्सप्लॉयट हो रहे थे बाय जमींदार्स। जमींदार्स उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते थे, राइट। तो एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी, प्रोमिनेंट थी। देन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट, द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट फोर्स द जमींदार्स टू एक्ट इन द अबव मैनर। डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम्स ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड, फेलिंग विच द जमींदार्स वर टू लूज देयर राइट्स। अब जो टर्म्स थी रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम की, दैट फोर्स द जमींदार्स, मतलब उन जमींदार्स को उन्होंने फोर्स करा कि वो इसी तरीके से लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंडर रिएक्ट करें, एक्ट करें। डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम्स ऑफ रेवेन्यूज पर फिक्स्ड। देखो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था ना, 3 टाइम्स कर दिया था। जो रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम था, जो लैंड रेवेन्यू था, उसको 3 गुना बढ़ा के कर दिया गया था, ठीक है। अगर वो जो जमींदार थे वो नहीं पे कर पाते थे या नहीं कर पाएंगे, तो उनके जो ज़मीन का राइट था ना वो सीधा सीधा किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास। टेक्नोलॉजी नहीं थी, इरीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल था, ना के बराबर। देन लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, डीसैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल। मतलब ना तो टेरेसिंग होती थी, क्रॉप रोटेशन वाला सिस्टम नहीं था, फ्लड कंट्रोल पे कोई कंट्रोल नहीं था, ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, और डीसैलिनाइजेशन जो है सॉइल की वो भी नहीं हो पाती थी, ठीक। देन इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था? देखो
इंडिया में जो कैपिटल इंटेंसिव, इंडिया शुरू से ही कैपिटल इंटेंसिव नेशन नहीं रहा है, इंडिया शुरू से ही एक लेबर इंटेंसिव नेशन रहा है। तो जो प्राइमरी मोटिव था कॉलोनियल गवर्नमेंट का बिहाइंड द पॉलिसी सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया, अब उस टाइम पे इंडस्ट्री ना के बराबर थी, और जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा चलती थी उसका नाम था हैंडीक्राफ्ट, और वो इंडस्ट्री को जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने धीरे धीरे क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। मेकिंग इंडिया रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन, कि ब्रिटेन में जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसके लिए इंडिया को उन्होंने सिर्फ एक सप्लायर बना के रख दिया। देन मेकिंग इंडिया स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ दोज इंडस्ट्रीज, अब वहाँ से फिनिश्ड गुड्स बन के इंडिया में आती थी, और इंडिया जो है, इंडियन मार्केट जो थी उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया मार्केट बन चुकी थी फॉर देयर प्रोडक्ट्स। ठीक, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्री बिगेन टू फ्लरिश स्लोली, जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी वो ग्रो तो करी, फ्लरिश हुई, लेकिन धीरे धीरे। कॉटन, जूट, टेक्सटाइल मिल्स बनाई गई। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है वो वेस्टर्न पार्ट जो थे कंट्री के वहाँ पे उसको लोकेट किया गया, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात। जूट टेक्सटाइल मिल्स जो है वो बंगाल में बनाई गई। आपको पता ही होगा कि जो जूट है ना वो सबसे ज़्यादा बंगाल में ही मिलता है। टिस्को बनाया गया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई इन द ईयर 1907। कुछ इंडस्ट्री थी जैसे सीमेंट, पेपर, शुगर, वो बाद में आई। अब ये बाद में कब आई, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आई। ठीक है, जो सीमेंट इंडस्ट्री थी, पेपर इंडस्ट्री थी, शुगर इंडस्ट्री थी, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो इस्टेब्लिश करी गई। देन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज मीन्स दैट कैन प्रोड्यूस मशीन्स, टूल्स विच आर इन टर्न used in producing articles for the current consumption. It is well understood कि जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी वो तो मशीनरी ही होती है ना, मशीनरी ही बनाती हैं, और मशीनरी से क्या बनती हैं आगे, कैपिटल गुड्स से हम आगे जो है वो अपनी करंट कंजम्पशन के लिए जैसे कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं। ठीक है, देन द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज वेरी स्मॉल, थोड़ी थी। जो कॉन्ट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा स्मॉल था। राइट, द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज ए वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, और इनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन था दैट वॉज ऑल्सो वेरी लिमिटेड एरिया था। देन फॉरेन ट्रेड, अब फॉरेन ट्रेड तो आपको पता ही है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि जो फॉरेन ट्रेड था इंडिया का दैट वाज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के साथ ही हमारा फॉरेन ट्रेड होता था मोस्टली। यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था, वहाँ से फिनिश गुड्स बन के इंडिया के अंदर आती थी। सो इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एट्सेट्रा। अब इंडिगो जो है, इंडिगो का बेनिफिट जो है वो ब्रिटिशर्स को होता था, और इंडिगो को कल्टीवेट करने के लिए जो है ब्रिटिशर्स ने इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उस टाइम पे, या जो फार्मर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करा कि आप इंडिगो जो है उसको कल्टीवेट करो। एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स, कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। देन द कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक मोनोपली बना ली इंडिया के अंदर। मोनोपली का मतलब होता है सिंगल सेलर, सिर्फ और सिर्फ हम ही बेचेंगे। हम कौन, ब्रिटिशर्स। ज़्यादा मतलब आधे से ज़्यादा जो इंडिया का ट्रेड था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही रिस्ट्रिक्टेड था। वाइल द रेस्ट वॉज विद चाइना, सिलोन, श्रीलंका का पुराना नाम जो है वो सिलोन था, और ईरान का पुराना नाम था पर्शिया। अब ये तो सारा था ब्रिटिशर्स का एक पूरा सेट किया हुआ प्लान, लेकिन जब सुएज कैनाल ओपन हो गया, सुएज कैनाल ओपन हुआ कब, 1869 में, उसके बाद तो ब्रिटिशर्स को बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया इंडिया के साथ ट्रेड करना ब्रिटेन का। ठीक है, पूरा का पूरा मतलब जो कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का वो इंटेंसीफाई हो गया। इंटेंसीफाई मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। द जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस केम एट ए ह्यूज कॉस्ट टू कंट्रीज इकॉनमी, कि कंट्री की इकॉनमी के ऊपर जो है मतलब इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस जो है ना वो महंगा हो गया था। बहुत सारी कुछ मतलब बहुत सारी जो है मतलब इसेंशियल कमोडिटीज़ थी, जैसे फूड ग्रेन्स हैं, क्लोथ्स हैं, केरोसिन हैं, वर स्केयर्सली अवेलेबल इन डोमेस्टिक मार्केट। मतलब ये सारा का सारा सरप्लस ब्रिटेन में भेजा जाने लगा, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में इनकी क्या हो गई, शॉर्टेज। द एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर टू इंडिया। मतलब यहाँ से माल जाता जरूर था, लेकिन सिल्वर गोल्ड जो है वहाँ से आ नहीं रहा था। एक्सपोर्ट सरप्लस जो है वो यूज़ किया जाता था पेमेंट्स के लिए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश, वॉर एक्सपेंसेस एंड इम्पोर्ट्स ऑफ इनविजिबल आइटम्स लाइक लीडिंग टू द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। मतलब इंडिया की वेल्थ को ख़त्म कैसे किया गया, अपने वॉर्स के लिए,
वॉर्स के एक्सपेंसेस के लिए, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे थे उनके लिए, इनविजिबल आइटम्स की इंपोर्ट के लिए। इनविजिबल आइटम्स का मतलब होता है सर्विसेज, ठीक है, इंटेंजिबल होती हैं सर्विसेज, तो सर्विसेज का जो इंपोर्ट है वो बाहर से किया जाता था और उसके जो खर्चे थे वो सारे के सारे एक्सपोर्ट सरप्लस से किए जाते थे। सुएज कैनाल ओपन हुआ 1869 में, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो गया ब्रिटिशर्स का, और इंडियन मार्केट में उनको एक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा ईजीली मिल गया। देन डेमोग्राफिक कंडीशन जो है वो कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस। जो सबसे पहली पॉपुलेशन सेंसस हुई थी वही थी 1881 में। मैंने एक टाइमलाइन वीडियो जो है वो प्रोवाइड करी हुई है जिसमें सारी डेट्स, ईयर्स जो है मैंने मेंशन कर दिए हुए हैं। देन इंडिया एंटर्ड द सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आफ्टर 1921। 1921 के बाद जो है इंडिया सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर हुआ। द ईयर 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, राइट, ये फेमस है 1921 का ईयर, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। सम सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ओवरऑल लिटरेसी जो थी इंडिया की 16% से भी कम थी, जिसमें फीमेल लिटरेसी जो थी वो सिर्फ 7% थी। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी जो है वो ना के ही बराबर थी या इनएडिक्वेट थी। फिर उसके बाद जो ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा थी। मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि पर 1000 जो है, जैसे बच्चे जो हैं वो 1 साल की उम्र भी पूरी नहीं कर पाते और मर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया में हाइजीन की बहुत ज़्यादा कमी थी, फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो बहुत छोटी एज में जिनकी डेथ हो जाती थी। तो मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत ज़्यादा थी। अलार्मिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 218 बच्चे पर 1000, मतलब हर 1000 के पीछे जो है 218 बच्चे मर जाते थे, ठीक है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 32 साल से भी कम थी, जो कि आज जो है वो 71 के अराउंड है, 71.3 ईयर्स। ये आज की रेशो है जिसमें हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना वो 71.3 ईयर्स है, ठीक। देन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, सेक्टर्स और परसेंट ऑफ वर्कफोर्स एंगेज्ड। एग्रीकल्चर में 70 to 75% इन्वॉल्वमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग में 10% था और सर्विसेज में 15 से 20% था। और अगर हम रीजनल वेरिएशन की बात करें तो मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से, बंगाल के कुछ हिस्से विटनेस्ड डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज़, कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है ना उनके ऊपर जो डिपेंडेंस था वो कम हुआ विद ए कमेंसरेट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर, कि जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर डेवलप हुए, इमर्ज हुए, तो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर जो बर्डन था वो कम हुआ। हाउ एवर देयर हैड बीन एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ द वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द सेम टाइम इन द स्टेट्स सच एज ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब, कि जो वर्कफोर्स का शेयर था एग्रीकल्चर में वो बढ़ा किन स्टेट्स में, ओडिशा में, राजस्थान में और पंजाब में। इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले रोड्स जो हैं बनाई गई टू मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया, की जो इंडिया में आर्मी को मोबिलाइज किया रहा है, मतलब उनकी मूवमेंट हो सके। देन ड्राइंग आउट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और द पोर्ट टू सेंड दीज टू फार अवे इंग्लैंड और अदर लूक्रेटिव बिजनेस डेस्टिनेशन। लूक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, कि जो फॉरेन डेस्टिनेशन थी जो प्रॉफिटेबल थी उनके साथ जो है बिजनेस करना थोड़ा सा इजी हो गया। रेलवेज डेवलप किया ब्रिटिशर्स ने 1850 में, सो दैट उनके जो प्रोड्यूस बाहर से मतलब प्रोडक्शन आ रही थी इंडिया के रॉ मटेरियल से बनी हुई, उसको इंडिया के कोने कोने में फैलाया जा सके विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम था वो क्या था, रेलवेज। तो रेलवेज ब्रिटिशर्स ने ही इस्टेब्लिश किया था। जो सबसे पहली ट्रेन चली थी वो चली थी बॉम्बे से थाने, ये लोकल ट्रेन थी। थाने जो है वो महाराष्ट्र में एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे ट्रेन जो है वो पहुँची थी पहली बॉम्बे से चल के। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इट एनेबल्ड द पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एंड देयर बाय ब्रेक ओरिजिनल एंड ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स। तो कल्चरल बैरियर्स और ज्योग्राफिकल बैरियर्स खत्म हुए इससे। इससे क्या हुआ कि कमर्शलाइजेशन हुआ इंडियन एग्रीकल्चर का, जिसने एडवर्सली अफेक्ट किया सेल्फ सफिशिएंसी को ऑफ द विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया, ठीक है। कि जो एग्रीकल्चर था पहले सेल्फ सफिशिएंसी के लिए होता था, सब्सिस्टेंस के लिए होता था, उसको कमर्शलाइजेशन मिला। जो इंडिया का एक्सपोर्ट था वो एक्सपैंड हुआ, बट इट्स बेनिफिट्स डिड नॉट एक्रू टू द इंडियन पीपल, और इसके जो बेनिफिट्स हैं ना उनको इंडियन लोगों को जो है वो नहीं मिले, ठीक। अब कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में करें। रोड्स की डेवलपमेंट, रेलवेज का डेवलपमेंट जो है वो इंडिया में बहुत सारी नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ लेके आया और साथ में कंट्री की सोशल ग्रोथ भी जो है वो हुई। ब्रिटिश रूल हेल्प द इंडियन इकोनॉमी टू शिफ्ट फ्रॉम ए बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, मतलब बार्टर सिस्टम से शिफ्ट हुआ
मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पे। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया गया, एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे कि कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स लाइक टी, कॉफ़ी, कॉटन, विच हेल्प्ड इंडियन इकोनॉमी इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया। मतलब देखो, जो बेसिक क्रॉप्स थी, जो सबसिस्टेंस क्रॉप्स थी, उनको कमर्शलाइज किया गया, मतलब उनसे हम शिफ्ट हुए कमर्शियल क्रॉप्स के ऊपर। चाहे ये जो शिफ्ट था वो फोर्स था, बट इट वाज अ गुड इंडिकेटर, एक अच्छा साइन था जिसमें हम शिफ्ट हुए फ्रॉम वन इकॉनमी टू द अनदर वन। सो एक बेसिक था ये, क्विक रिवीजन नोट्स थे, ठीक है। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इसमें। अब इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक। एक और थॉट, यू आर नेवर टू ओल्ड टू सेट अनदर गोल और टू ड्रीम अ न्यू ड्रीम। मतलब एज इज़ जस्ट अ नंबर, ठीक है। मैं ऐसा मानता हूँ कि एज जो है ना वो सिर्फ एक नंबर है, ठीक है, जो आपको रिस्ट्रिक्ट करती है ड्रीम्स ना देखने के लिए। तो यहाँ पे बस इसका यही मतलब है कि सपने देखो, पूरा करने की हिम्मत भगवान अपने आप देता है, राइट। तो 1950 से 1990 तक इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, एक बार फटाफट से वो देख लेते हैं। उससे पहले इकोनॉमिक सिस्टम की टाइप्स, सबसे पहले है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरे नंबर पे आती है सोशलिस्ट, तीसरे नंबर पे आती है मिक्स्ड। अब इन तीनों को एक ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले तो आती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है एक ऐसी इकोनॉमी जो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट या मार्केट फोर्सेस के कंट्रोल में है। मतलब डिमांड और सप्लाई मार्केट की, वो इस इकोनॉमी को चलाती हैं। इस इकोनॉमी पे किसी इंडिविजुअल का हक नहीं होता, सरकार का तो बिल्कुल हक नहीं होता। सारी की सारी जो इकोनॉमी है ना वो चलती है थ्रू मार्केट फोर्सेस। अब मार्केट की फोर्सेस कौन सी होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। मतलब मार्केट की डिमांड और सप्लाई फोर्सेस जो हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को चलाती है। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन द डिमांड एंड कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली बाय दोज हु हैव परचेजिंग पावर। मतलब गुड सिर्फ वही परचेज कर पाएगा जिसके पास परचेजिंग पावर है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जो प्रमोट करती है सोशल वेलफेयर। मतलब ये जो इकोनॉमी है सोशल वेलफेयर का जैसे ही जिक्र होता है तो इसका मतलब कि जो इकोनॉमी है ना ये किसके कंट्रोल में रहती है, गवर्नमेंट के। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी नीड बेस्ड प्रोडक्ट्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं कम रेट्स पे। तो ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर बहुत सख्ती होती है और सारा का सारा जो है वो किसके कंट्रोल में होता है, स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के। तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब वहाँ पे मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी होंगी और गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज भी होती हैं, तो दोनों का एक मिक्सचर होता है। तो इंडिया जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। अगर आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक एग्जांपल लिखना हो तो इट इज़ यूएसए, और अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी में आपको एक एग्जांपल लिखना हो तो इट इज़ अफगानिस्तान, ठीक है। आप अफगानिस्तान का जो एग्जांपल है इसमें लिख सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक पहले पर्सन थे, या मतलब जवाहरलाल नेहरू और उनके जैसे बहुत सारे लीडर्स थे या थिंकर्स थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, जिन्होंने ये डिसाइड किया दैट इंडिया जो है अब हम उसको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। देखो वो कहते हैं ना, आग का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो उस टाइम पे इंडिया के साथ जो है इतना मतलब ड्रास्टिक ट्रेजेडी हो गई थी कि हमने ब्रिटिशर्स को इंडिया में अलाउ किया था बिजनेस करने के लिए, लेकिन वो बिजनेस तो उन्होंने किया, साथ में इंडिया को जो है वो उन्होंने 250 साल तक रूल किया। तो एक डर बैठ गया था दिमाग में यार कि अगर हम किसी प्राइवेट कंपनी को, बाहर की कंपनी को इंडिया में आने की परमिशन देंगे तो हिस्ट्री दोबारा से रिपीट ना हो। तो बिजनेस को रेस्ट्रिक्ट किया गया सोशलिस्ट सोसाइटी तक, बस सिर्फ और सिर्फ जो जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी की सारी सरकार चलाएंगी, प्राइवेट कुछ नहीं होगा। देन सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था इंडिपेंडेंट इंडिया में वो 1948 में अनाउंस करा गया। 1950 में प्लानिंग कमीशन लेके आया गया। प्राइम मिनिस्टर जो है उसके चेयरपर्सन थे, ठीक है। मतलब वैसे तो देखो प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो एक डी फैक्टो कंट्रोल करता है। डी फैक्टो कंट्रोल, इसको ये जो है ये वो क्या कहते हैं, ग्रीक वर्ड है डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब होता है कि एक इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है वो प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होता है प्लानिंग कमीशन का। चलो अब तो वैसे प्लानिंग कमीशन है ही नहीं, 2015 तक प्लानिंग कमीशन थी। प्लानिंग कमीशन में होता क्या था, 5 ईयर प्लान्स बनाते थे। तो अब प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके एक नया इंस्टीट्यूट बनाया गया जिसका नाम रखा गया नीति आयोग, राइट। 2015 तक हमारे 5 ईयर प्लान्स चले। बीच में कुछ ऐसे भी साल थे जिसमें 5 ईयर प्लान्स की जगह पे 3 ईयर प्लान्स भी चले और 1 ईयर प्लान भी चले, राइट।
एक प्लान को स्पेल आउट किया जाता है कि एक जो कंट्री है, एक नेशन है, उसके रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाएगा। दैट शुड बी पुट टू यूज़। इट शुड हैव सम जनरल गोल्स, मतलब कुछ जनरल गोल्स होते हैं जो सबके लिए, कुछ स्पेसिफिक गोल्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, जो कि अचीव किए जाएंगे कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो जो ये 5 ईयर प्लान्स थे, इनमें हमने बेसिकली गोल्स ही प्रोड्यूस करें, जनरल गोल्स और स्पेसिफिक गोल्स। अब गोल्स जो हैं 5 ईयर प्लान्स के क्या थे, तो सबसे पहला गोल था मॉडर्नाइजेशन का। नई टेक्नोलॉजी को इनकरेज किया गया, मेथडोलॉजी को इनकरेज किया गया, जो सोशल आउटलुक था उसको इनकरेज किया गया, पॉलिसीज़ को इनकरेज किया गया। एग्जाम्पल, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स टू इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। ठीक, कि जो मॉडर्नाइजेशन है इनफॉर्मल सेक्टर का और जो प्रोविजंस है सोशल सिक्योरिटी की, वो वर्कर्स को प्रोवाइड करी जाएंगी और उनको मेजर किया जाएगा इनफॉर्मल सेक्टर में। देन उसके बाद आता है सेल्फ रिलायंस, अवॉइडिंग इम्पोर्ट ऑफ गुड्स दैट कुड बी प्रोड्यूस इन इंडिया इटसेल्फ। मतलब जो गुड्स इंडिया में इम्पोर्ट हो रही थी उनको अवॉइड किया जाएगा, क्योंकि हम इंडिया में ही उन चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेशंस ओन रिसोर्सेज। देखो इंडिया में ना रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी इंटेंशन के साथ जो हमने मॉडर्नाइजेशन की और सेल्फ रिलायंट एक डिक्लेरेशन कर दिया कि हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे, हम इंपोर्ट को कम से कम करेंगे। 2014 के बाद से, जब से मोदी सरकार आई है, इंपोर्ट इंडिया के अंदर बहुत कम हो गया है और हम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमेशा नेगेटिव चलते थे, अब हम 11-12 बिलियन डॉलर जो है वो प्लस में चल रहे हैं। ठीक है, जिससे इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज को भी एक इनकरेजमेंट मिला। इक्विटी, एनकरेजिंग पॉलिसीज रिवॉल्विंग अराउंड प्रोवाइडिंग फूड प्रोवाइड करना, एक डिसेंट घर प्रोवाइड करना, एजुकेशन हेल्थ केयर के ऊपर ज़्यादा फोकस जो है वो हमारा 5 ईयर प्लान का गोल था मेन। इनइक्वालिटी जो है इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में, वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको भी कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करेगी। देन ग्रोथ, aiming to increase the country's capacity to produce the output of goods and services within the country by either stimulating a larger stock of productive capital or a larger size of supporting services etc. कि कंट्री को ग्रो करने के ऊपर जो है वो एम किया गया, गुड्स की आउटपुट को बढ़ाया गया, सर्विसेज की आउटपुट को बढ़ाया गया, बाय ईदर स्टिमुलेटिंग ए लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, कि जो प्रोडक्टिव कैपिटल है उसके स्टॉक को इंक्रीज किया जाए, या जो लार्ज साइज है सपोर्टिंग सर्विसेज का उसको भी जो है वो इंक्रीज किया जाए। राइट, does not refer only to those of new technology but also to changes in the social outlook। देखो मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी को नया बनाना नहीं होता। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि जो हमारी सोशल आउटलुक है, मतलब एक थॉट प्रोसेस। यार देखो, एक नई सोच के साथ जो है हम आएंगे, एक नई सोच लेके आएंगे, और वो भी एक मॉडर्नाइजेशन ही होता है। हम टेक्नोलॉजी में अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोच वैसी की वैसी ही है, तो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे हम। सो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक नया सोशल आउटलुक जो है, दैट ऑल्सो हेल्प्स द गवर्नमेंट और द कंट्री टू ग्रो। गवर्नमेंट चाहती थी कि जो प्रोडक्शन है गुड्स और सर्विसेज का, उसको इंक्रीज किया जाए बाय द न्यू मेथड्स, मतलब नए नए तरीकों के साथ, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। बट दे ऑल्सो through its various policies simultaneously ensured that this progress in a socialist economy should be assessed इन अकॉर्डेंस विद। देखो ये सारे जो पॉइंट मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए भी जो हमारी कंट्री की इकॉनमी है, सोशलिस्ट इकॉनमी है ना, उसको प्रोग्रेस किया जा सकता है। जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बिटवीन मेन एंड वुमेन, दोनों में इक्वालिटी हो। एक गैप जो है हैव्स एंड हैव नॉट्स उनको भी जो मतलब ब्रिज बनाया जाए उनके बीच में भी, मतलब वो गैप को फिल किया जाए कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, और क्या हमारे पास जो नहीं है हमें उसको अचीव कैसे करना है, उसके बीच में गैप गैप को फिल करने के लिए ब्रिज बनाया जाए। देन अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ टू ऑल, हर बंदे के लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी तो होनी चाहिए। जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ द कंट्री। देन एक प्रशांत चंद्र महलनोबिस, ये बंदे ने जो इंडियन प्लानिंग थी ना उसको आर्किटेक्ट किया था। ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ना, वो सारे का सारा उनके ही आइडियाज़ के ऊपर जो है वो बेस्ड था। 1956 से 1961 तक जो है हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान चला था। एग्रीकल्चर,
At the time of independence, the low productivity of agricultural sector forced India to import food from US. ठीक है, देखो सिंपल सी चीज़, मैंने आपको पहले भी बोला कि जो एग्रीकल्चर था हमारे इंडिया का, वो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। तो उस टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो है इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी थी फूड की बहुत कम थी, जिसकी वजह से इंडिया को यूएस से फूड मंगवाना पड़ा। इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल और लैंड रिफॉर्म्स करे, ठीक है, जिससे इंडिया की जो एग्रीकल्चर है उसका नक्शा बदल गया बिल्कुल। जैसे कि लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब क्या होता है? फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। मतलब एक फिक्स कर दिया गया कि मैक्सिमम जो है एक बंदे के पास इतनी ही ज़मीन हो सकती है। द पर्पस क्या, लैंड सीलिंग का पर्पस क्या था कि हम कॉन्सेंट्रेशन जो है, मतलब जो लैंड है जो पहले कुछ ही लोगों के हाथों में रहती थी, जो कुछ ही लोग उसके ऑनर थे, उसको जो है वो कटेल किया गया, कट किया गया, मिनिमम करा गया। जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया इंडिपेंडेंस के इमीडिएटली बाद। इट फोकस्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ फार्मर एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ। कि जो एलिमिनेशन है फार्मर्स एक्सप्लॉयटेशन का, जो जमींदार फार्मर्स की एक्सप्लॉयटेशन करते हैं उसको ख़त्म किया गया, और जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है उसको प्रमोट किया गया। स्टेप्स लिए गए ताकि जो इंटरमीडियरीज हैं और जो टिलर्स द ऑनर्स ऑफ द लैंड हैं उनके बीच में जो इंटरमीडियरीज थे उनको ख़त्म करा गया। ठीक है, सो दीज रिफॉर्म्स हैव लेड द स्टेबिलिटी ऑफ फार्मिंग एज एन ऑक्यूपेशन एंड प्रमोटेड इक्वालिटी। कि जो ये रिफॉर्म्स थे इससे फार्मिंग एज एन ऑक्यूपेशन उसमें स्टेबिलिटी आई और जो इक्वालिटी है उसको भी एक बढ़ावा मिला। देन क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या क्या ड्रॉबैक्स हुए? सो इन सम एरियाज द फॉर्मर जमींदार्स कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरियाज ऑफ लैंड बाय मेकिंग यूज ऑफ लूप होल्स इन द लेजिस्लेशन। अब कुछ एरियाज में जो पुराने जमींदार थे ना, उन्होंने बड़ा हिस्सा जो है ज़मीन का अपने पास ही रखा, क्योंकि देखो हर एक लॉ में ना, हर एक कानून में कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो उन कमियों का फ़ायदा उन्होंने उठाया। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे जो किराएदार हैं, टेनेंट्स हैं, उनको निकाल दिया गया, और जो लैंड ओनर्स हैं ना उन्होंने क्लेम किया कि जो हम खुद ही टिलर्स बनेंगे सॉइल के, क्लेमिंग द ऑनरशिप ऑफ द लैंड। मतलब जिनकी ज़मीन थी उनको निकाला गया ज़मीन से गुंडागर्दी के बेसिस पे, और उसके बाद खुद ही कल्टीवेट करना लैंड को शुरू किया, जस्ट टू शो दैट वी आर द ऑनर ऑफ दिस लैंड। Even when the tillers got the ownership of the land, the poorest of the agricultural laborers, such as sharecroppers and landless laborers, did not benefit from the land reforms। मतलब लैंड रिफॉर्म से उन लोगों को बेनिफिट फिर भी नहीं मिल पाया जो गरीब एग्रीकल्चरल लेबरर थे या जिनके पास ज़मीन नहीं थी। मतलब देखो मैंने आपको पहले बताया कानून बहुत सारे बनाए गए और आज भी इंडिया में बहुत सारे लॉ बनते हैं। क्या उन लॉज का हमारे जो फार्मर्स हैं या हमारे कंट्रीमैन हैं उनको फ़ायदा होता है? दिस इज़ बिग क्वेश्चन मार्क, राइट। सो अब इस लैंड सीलिंग के क्या ड्रॉबैक्स थे? जो बड़े लैंडलॉर्ड थे वो मतलब कोर्ट्स में केस करते थे, जिसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी जो है वो बहुत ज़्यादा डिले होता था उसमें। जैसे मान लो कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर निकाल दिया कि भाई तू ज़मीन खाली कर, वो क्या करते थे कोर्ट में उसके ऊपर स्टे ले लेते हैं। अब वो चलता रहता था, केस चलता रहता था, कई कई साल निकल जाते थे, ठीक है, डिसीजन आने में। देन they use this delay to register their lands and in the name of the close relatives, thereby escaping from the legislation। ठीक है, अब वो ज़मीन का जो सौदा है या ज़मीन का जो ऑनरशिप है वो अपने किसी रिश्तेदार के नाम पे ले लेते थे। मतलब एक बंदा जो है उसके नाम पे ज़मीन कितनी होनी चाहिए वो फिक्स करा गया गवर्नमेंट की तरफ से, लॉ में ये फिक्स करा गया, लेकिन वो क्या करते थे उतनी ज़मीन तो अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा लेते थे, बाकी की जो ज़मीन होती थी वो अपने किसी रिलेटिव के नाम पे करवा देते थे। तो मतलब अल्टीमेटली जो कंट्रोल है वो तो उन्हीं का रहता था। Then the legislation also had lot of loopholes that were exploited by the big land holders to retain their lands, right। तो बहुत सारे बड़े बड़े मतलब बहुत सारी कमियां रह गई, जिसके बाद बहुत सारे लैंड होल्डर्स थे, बड़े लैंड होल्डर्स थे, वो अपनी लैंड को रिटेन करने में कैपेबल हो गए। ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन तो एक बहुत ज़्यादा मेजर टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, जिसमें जो HYV सीड्स है इसके ऊपर फोकस किया गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर फोकस करा गया, स्पेशली फॉर वीट एंड राइस। अब यूज़ क्या था इन मतलब जो सीड्स रिक्वायर्ड थे कि फर्टिलाइज़र्स पेस्टिसाइड्स जो हैं करेक्ट क्वांटिटी में और उनकी रेगुलर सप्लाई होगी उनके ऊपर पानी की, राइट।
देन द एप्लीकेशन ऑफ दीज इनपुट्स इन करेक्ट प्रपोर्शन इज़ वाइटल। जो एप्लीकेशन थी इन इनपुट्स की करेक्ट प्रपोर्शन में, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। सो जो सबसे पहला फेज़ था ग्रीन रेवोल्यूशन का, जो 1960 से 1970 तक चला, उसमें HYV सीड्स जो हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया कुछ ही स्टेट्स तक, एफ्लुएंट स्टेट्स तक। मतलब एफ्लुएंट का मतलब होता है जो थोड़ी सी वेल्दी स्टेट्स थी, अमीर स्टेट्स थी, जैसे पंजाब हो गई, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। फर्दर इसके बाद इसका यूज़ जो है वो उन स्टेट्स में लेके आए गए जहाँ पे मतलब वीट ग्रोइंग रीजन से, जैसे मतलब उनके पास एक एज था वीट को ग्रो करने का, मतलब एक एडवांटेज था। दूसरा फेज जो ग्रीन रेवोल्यूशन का था वो 1917 मिड 1970 से मिड 1980s तक था, जिसमें HYV टेक्नोलॉजी जो है उसको स्प्रेड किया गया टू लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स एंड बेनिफिटेड मोर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक, देन अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जो ग्रीन रेवोल्यूशन का स्प्रेड था, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि जो इंडिया है एज अ कंट्री वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए इन फूड ग्रेन्स। इंडिया जो है इज़ नो लॉन्गर हैड टू बी एट द मर्सी ऑफ अमेरिका, कि अमेरिका के टुकड़ों पे ना पले इंडिया या किसी और देश के फॉर मीटिंग इट्स फूड रिक्वायरमेंट्स। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसने इनेबल किया गवर्नमेंट को कि वो प्रोक्योर करे एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स, मतलब अरेंज करें कि एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स होना चाहिए ताकि एक ऐसा स्टॉक, बफर स्टॉक जो है बिल्ड करा जा सके दैट कुड बी यूज इन टाइम्स ऑफ फूड शॉर्टेज। ठीक है, कि फूड शॉर्टेज के टाइम पे उसको यूज़ किया जा सके। Then market surplus, the portion of agricultural produce which is sold in the market by the farmers is called marketed surplus। कि जो मार्केट में बेचने के लिए हमारे पास सरप्लस बचेगा या प्रोड्यूस बचेगी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उसको हम बोलते थे मार्केटेड सरप्लस। अब देखो, हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान दोनों होते हैं। अब HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ करने से क्या प्रॉब्लम्स हुई? दैट वुड इंक्रीज द डिस्पैरिटीज बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। अब जो बड़े फार्मर्स थे इनको, उनके पास तो पैसा था जिससे वो बढ़िया सीड्स परचेज कर सकें, बढ़िया टेक्नोलॉजी HYV टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकें, लेकिन जो छोटे फार्मर्स थे एक इन्फ्योरिटी कम्प्लेक्स जो है उनमें आ गया। द HYV क्रॉप्स वर ऑल्सो मोर प्रोन टू अटैक बाय पेस्ट्स एंड द स्मॉल फार्मर्स हु अडॉप्टेड दिस टेक्नोलॉजी कुड लूज एवरीथिंग इन ए पेस्ट अटैक। जो कीड़े हैं उनका अटैक बढ़ गया। ठीक है, मतलब यहाँ बढ़ गया था उस टाइम पे, यहाँ वो ज़्यादा रिस्क पे थे। ठीक है, तो छोटे फार्मर्स जो होते थे, अगर मान लो वो HYV टेक्नोलॉजी यूज़ करके, HYV सीड्स यूज़ करके अगर प्रोडक्शन करते थे, तो उनकी प्रोडक्शन जो है वो हर टाइम रिस्क पे रहती थी। अब गवर्नमेंट ने ऐसे रिस्क को अवॉइड करने के लिए क्या स्टेप्स लिए? द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू स्मॉल फार्मर्स एंड सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स, ताकि जो छोटे फार्मर्स हैं ना उनको एक एक्सेस मिल सके जो इनपुट्स उनको चाहिए। ठीक, अब जो रिस्क है छोटे फार्मर्स का, दैट वॉज बींग रूइंड व्हेन पेस्ट अटैक्स देयर क्रॉप्स वॉज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड बाय द सर्विसेज रेंडेड बाय रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उसको बनाया, जिससे उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करी जिससे जो पेस्ट अटैक्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हद तक रिड्यूस कर दिया गया। ठीक, अब इसके बाद आता है टॉपिक सब्सिडीज़ का। अब सब्सिडीज़ जो हैं उसके बेनिफिट्स क्या थे और सब्सिडीज़ जो हैं उसके नुकसान क्या थे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगेंस्ट, सबसे पहला सब्सिडीज़ जो हैं वो ज़रूरी थी, मतलब फार्मर्स को इनकरेज करने के लिए, ताकि वो नई टेक्नोलॉजी लेके आ सकें। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट्स ऐसा बिलीव करते थे कि एक बार टेक्नोलॉजी मिल गई और वो टेक्नोलॉजी प्रॉफिटेबल हो, उसको वाइडली अडॉप्ट किया जा सके। सब्सिडीज शुड बी फेस्ड आउट सिंस देयर पर्पस हैज़ बीन सर्व्ड। मतलब जब तक पर्पस पूरा ना हो जाए तब तक सब्सिडीज़ जो है वो प्रोवाइड करना ज़रूरी रहेगा। ठीक है, एक ये इसका नुकसान था अगेंस्ट, मतलब इकोनॉमिस्ट ऐसा बोलते थे कि ये करना पड़ेगा और उससे कंट्री का जो बहुत सारा पैसा है वो चला जाएगा। अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी ऑल्सो बेनिफिट्स द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। एक सब्सटेंशियल अमाउंट, सब्सटेंशियल मतलब बड़ा मेजर अमाउंट जो है फर्टिलाइजर सब्सिडी का, वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को ही बेनिफिट कर रहा था सिर्फ। अमंग फार्मर्स द सब्सिडी लार्जली बेनिफिट्स द फार्मर्स in the more prosperous regions, so it does not benefit the target group। मतलब जो फार्मर्स के बीच में जो सब्सिडी थी दैट वाज लार्जली बेनिफिट्स द फार्मर्स इन द मोर प्रॉस्परस रीजन्स। मतलब जो बहुत ज़्यादा पहले से ही वेल एस्टेब्लिश रीजन्स थे, हिस्से थे कंट्री के, वो सिर्फ उन्हीं को, टारगेट ग्रुप को जो है वो बेनिफिट करता था, सबको नहीं। सो इट इज़ ए ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट्स फाइनेंसेस। एज आई टोल्ड यू कि गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट के पैसे के ऊपर जो है ये एक बहुत बड़ा
बर्डन है, ठीक है। अब इसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट है, द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चरल सब्सिडीज बिकॉज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ रिस्की बिजनेस, ठीक है, कि जो फार्मिंग है ना इंडिया में वो बहुत ज़्यादा रिस्की बिजनेस है, तो गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ के साथ। देन मोस्ट फार्मर्स आर पुअर, वेरी पुअर, एंड दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स विदाउट सब्सिडीज, मतलब उनको जो जरूरी आउटपुट चाहिए, सॉरी इनपुट्स चाहिए, वो बिना सब्सिडी के तो आ ही नहीं सकती। तो सब्सिडी को एलिमिनेट करना विल इंक्रीज द इनइक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर फार्मर्स एंड वायलेट द गोल ऑफ इक्विटी, ठीक है, कि जो सब्सिडी है अगर उसको हटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, ना दी जाए सब्सिडी, तो इससे जो गरीब और अमीर का फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो हमारा गोल है इक्विटी का दैट ऑल्सो वायलेट। देन इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस था, इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने ये देखा कि जो पुअर नेशंस हैं वो प्रोग्रेस करती हैं सिर्फ इफ़ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि अगर उनके पास एक अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो ही वो इंडस्ट्रीज़ जो है वो ग्रो करती हैं, अदरवाइज़ नहीं। देन इंडस्ट्री जो है वो प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट बहुत ही स्टेबल तरीके से, जिससे एग्रीकल्चर एम्पावर होता है हमारा। देन इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, कि जो ओवरऑल ग्रोथ है, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी है, मॉडर्नाइजेशन है, उसको भी एक प्रमोशन मिलता है। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 को रीड कर लेते हैं। 1956 में एक ऐसा रेजोल्यूशन बनाया गया, सेकंड 5 ईयर प्लान बनाया गया, ये जो कि 1956 से 61 तक चला था। इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन इंडस्ट्री, तो जिसमें 1956 का जो IPR है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है, उसको भी उतारा गया। अब इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी कंप्राइज्ड इंडस्ट्रीज दैट वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगी और किसी के कंट्रोल में नहीं आएंगी। देन सेकंड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ इंडस्ट्रीज इन विच द प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर, की जो सेकंड कैटेगरी है वो कंसिस्ट करेगी इंडस्ट्रीज़ को, जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो एफर्ट्स को सप्लीमेंट करेगा पब्लिक सेक्टर के, विद द गवर्नमेंट टेकिंग द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग द न्यू यूनिट्स, की गवर्नमेंट इसकी जिम्मेवारी लेगी कि हम अगर नए यूनिट इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी जो है वो किसकी होगी, हमारी। द थर्ड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर, जो थर्ड कैटेगरी है बाकी बची हुई जो इंडस्ट्रीज थी वो उसके अंदर आ जाएंगी प्राइवेट सेक्टर में। लाइसेंसिंग सिस्टम, कोई भी नई इंडस्ट्री जो है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक वो लाइसेंस नहीं लेंगी सरकार से। दिस पॉलिसी वॉज यूज फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन, जो पिछड़े हुए रीजन्स हैं, पिछड़े हुए इलाके हैं, उनको भी एक प्रमोशन करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू किया गया। इट वॉज ईजियर टू obtain a लाइसेंस इफ द इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज एस्टैब्लिश इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। अगर आप एक बैकवर्ड एरिया, मतलब जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज होते हैं, अगर वहाँ पे इंडस्ट्री शुरू करते हैं तो आपको लाइसेंस लेना जो है वो आसान हो जाता है। इन एडिशन ऐसे यूनिट्स वर गिवन कंसेशंस, जैसे कि टैक्स बेनिफिट, टैक्स हॉलीडेज, इलेक्ट्रिसिटी में उनको छूट मिल जाती है, ठीक है। सो द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी वॉज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, कि जो पर्पस था इस पॉलिसी का इनइक्वालिटी को कम करना और इक्वालिटी को प्रमोट करना था, ठीक है जी। देन इसके बाद आता है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। 1955 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया कार्वे कमेटी, ठीक है। ये बेसिक क्या था इसका, कि ये पॉसिबिलिटीज़ जो है वो नोट करेगी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो रूरल डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट करेगी। सो इट रिफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज इन विच द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज़ ₹1 करोड़ ऑन द एसेट ऑफ द यूनिट, मतलब मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ तक ही हो सकती है एसेट्स के अंदर। बेनिफिट्स क्या थे, इट इज़ बिलीव द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव, दैट इज़ दे यूज़ मोर लेबर दैन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड दे जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। जितना ज़्यादा लेबर आप हायर करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर पाएंगे कंट्री के अंदर। सो स्टेप्स गवर्नमेंट ने कौन कौन से लिए इन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, द प्रोडक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वाज रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बहुत सारी प्रोडक्शन जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए रिजर्व करी गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए उनको साइड पर रख दिया कि ये सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए ही है। इनको कंसेशन दिया गया, जैसे कि लोअर एक्साइज ड्यूटी, बैंक लोन्स एट द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी। ये तो मतलब
पुरानी बातें हैं, ठीक है, ऐसा होता है, इनको हमेशा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा जाता है, इनको हमेशा प्रमोट किया जाता है। देन ट्रेड पॉलिसी, जिसमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या है? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में क्या है कि हम कंट्री के अंदर ही जो है वो इंपोर्ट का सब्सटीट्यूट रेडी करेंगे। मतलब मान लो अगर बाहर से हम कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि अल्टीमेटली उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो अपने कंट्री के अंदर तैयार किया जाएगा, हम वो चीज़ बाहर से नहीं मंगवाएंगे, राइट। तो इससे क्या होगा कि जो इंडिया की इंडस्ट्रीज़ हैं उसको भी एक किक मिला या मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो गवर्नमेंट है ना वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट कर सकती है फॉरेन कंपटीशन से, ठीक। तो कुछ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्रोटेक्ट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन बाय प्रोवाइडिंग फॉलोइंग टूल्स। नंबर 1, टैरिफ्स। टैरिफ्स क्या होते हैं? टैक्सेस जो इंपोर्टेड गुड्स पे लगाए जाते हैं, दैट मेक इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज, ठीक है। जितना महंगा होगा उतना ही उसको इंडिया के अंदर जो है वो बिकने में मुश्किल होगी, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसिव बनाया जाता है, उनकी एक्सपेंसिव होती नहीं है वो, ताकि जो कंपटीशन है ना वो कंपटीशन में आ सके और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको कंट्रोल किया जा सके और वो अपने तरीके से काम कर सके। कोटा फिक्स कर दिया गया कि आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो इंपोर्ट नहीं कर सकते, राइट। अब इसके पीछे लॉजिक क्या था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के पीछे? सो इट वाज अज्यूम्ड दैट इफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर प्रोटेक्टेड दे वुड लर्न टू कम्पीट इन द कोर्स ऑफ टाइम। अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को वो किया जाएगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाएगी ना, तो वो कम्पीट कर पाएंगे, ठीक है। आर प्लानर्स ऑल्सो फियर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो हमारे लॉ मेकर्स हैं उनको इस बात का भी डर था, मतलब एक पॉसिबिलिटी थी फॉरेन एक्सचेंज की स्पेंड करी जाती है इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, लग्जरी गुड्स के ऊपर, इफ़ नो रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन इम्पोर्ट्स। मतलब अगर मान लो हम इम्पोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए ना तो ढेरों के ढेर इम्पोर्ट जो है वो हमारे कंट्री में होता रहेगा, ठीक। सो इसके इफेक्ट्स क्या हुए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर? पॉजिटिव इफेक्ट कि जो जीडीपी है वो ग्रो करी, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसको एक ग्रोथ मिला इन द पीरियड फ्रॉम 13% इन 1950-51 टू 24.6% इन 1990 टू 1991। एनुअल ग्रोथ 6% बढ़ गया, 6% हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस पीरियड के अंदर। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो डाइवर्सिफाई हुआ बाय द ईयर 1990, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ। प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गेव अपॉर्चुनिटी टू दोज पीपल हु डिडंट हैव द कैपिटल टू स्टार्ट लार्ज फर्म टू गेट इनटू द बिजनेस। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोशन देने का फ़ायदा ये भी हुआ कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो इंडिया में छोटा बिजनेस शुरू कर सकें। क्यों? क्योंकि बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए, बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हुए? स्टेट की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी दे कंटिन्यू टू प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज, जो जिनके ऊपर मतलब जो गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहे थे उनके ऊपर उनकी मोनोपोली जो है वो होती रही। ऑल्दो दिस वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेली कम्युनिकेशन है, मॉडर्न ब्रेड है, ठीक है। देन बहुत सारे पब्लिक सेक्टर फर्म्स थे वो बहुत ज़्यादा लॉसेस में चले गए, लेकिन वो फंक्शन करते रहे, काम करते रहे, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लोज ए गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को बंद करना मुश्किल काम होता है, इवन इफ इट इज़ अ ड्रेन ऑन द नेशंस लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, कि चाहे नेशन के सारे रिसोर्सेज चले जाएं, इनको चलाना बंद करना मुश्किल होता है, ठीक। दे नीड टू ऑब्टेन ए लाइसेंस टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री, मतलब एक लाइसेंस लेना मुश्किल होता है इनके लिए, ठीक है, बिकॉज इंडस्ट्री वॉज मिस यूज बाई इंडस्ट्रियल हाउसेज। इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं लोग जानबूझ के भी शुरू कर लेते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, ताकि टैक्स बेनिफिट मिल सके, ठीक है, हमारे ऊपर जो है वो टैक्स की छूट हो जाए, हमें कंसेशनल रेट्स पे लोन मिल जाए। सो ये बड़े इंडस्ट्रीज करते हैं ताकि उनको लाइसेंस जो है वो आसानी से मिल जाए और कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनसे छुटकारा मिल जाए। देन मोर टाइम वॉज स्पेंड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट इन ट्राइंग टू ऑब्टेन ए लाइसेंस। कई बार ऐसा होता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको लाइसेंस लेने में ही इतना टाइम लग जाता है, या जो लॉबी होती है विद द कंसर्न मिनिस्टर्स रादर देन थिंकिंग अबाउट हाउ टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि वो सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस के चक्करों में ही उलझ के रह जाते हैं और उनको जो है लाइसेंस जो है वो मिल नहीं पाता, और वो प्रोडक्ट के ऊपर कि प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव करें, उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करा जाए, वो चीज़ के ऊपर काम नहीं कर पाते, राइट। सो ये सेकंड चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी था। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर नंबर 3 जो है इट इज़ ऑल अबाउट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। देखो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ना 1991 में एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो जारी करी थी। अब उसके पीछे क्या रीजंस थे
क्यों ऐसा करना पड़ा? जुलाई 1991 में गवर्नमेंट ने लिबरलाइज कर दिया था बिजनेस को। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारा कुछ जो है इसी का आउटपुट था। अब ये क्यों हुआ था वो सारा कुछ अब हम रीड करेंगे। सिंपल चैप्टर है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो ज़रूरी थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टाइम पे? ये जो पूरा एक सेटअप था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, राइट? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब जितने भी हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड रिफॉर्म्स थे, मतलब सारी चीज़ों को दोबारा से रिफॉर्म करा गया, सारा कुछ जो है वो नए तरीके से जो है वो सेटअप करा गया। सो इन द ईयर 1991 इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस। अब कौन सा क्राइसिस था? अ स्टीप फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब बहुत तेज़ी से इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो गिरा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के गिरने से कंट्री के ऊपर जो है वो डेट बढ़ना शुरू हुआ। अब यहाँ पे जो है जनरली जो इंपोर्ट होता है ना पेट्रोलियम का या और इम्पोर्टेंट आइटम्स का, वो मेंटेन करने के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है। उसके लिए हमारे पास रिजर्व्स जो हैं वो ख़त्म हो गए थे ऑलमोस्ट। सिर्फ 9 दिन के रिजर्व्स जो हैं वो उस टाइम हमारे पास बचे थे, हमारे पास मतलब इंडिया के पास। सो ड्रॉप टू द लेवल्स दैट वर नॉट सफिशिएंट फॉर इवन द फोर्थ नाइट। सिर्फ 15 दिन का भी हमारे पास जो है वो रिजर्व नहीं रह गया था। एक अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट जनरेट हुआ। इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो बहुत हाई रेट पे जो है वो ग्रीव कर रहा था, बढ़ रहा था, बिना मतलब एक्सपोर्ट के साथ उसका कोई मैच नहीं हो रहा था। मतलब एक्सपोर्ट जो है वो कम था, इंपोर्ट ज़्यादा था, ठीक, जिसकी वजह से हम एक्सटर्नल डेट के बोझ के तले दब गए एज अ कंट्री। सो द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू मेक रीपेमेंट्स ऑन इट्स बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। देयर वॉज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज टू पे द इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट पे करने के लिए भी हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया था जो फॉरेन करेंसी थी, ठीक। इन्फ्लेशन बढ़ गया। देखो जब कंट्री के पास पैसा ख़त्म होगा, ठीक है, उसके बाद होता क्या है कि जो चीज़ें हैं इन्फ्लेट कर जाती हैं, और इन्फ्लेट होने की वजह से जो है वो महंगाई बढ़ती है, और महंगाई बढ़ने से जो है वो डिमांड बिल्कुल नीचे गिर जाती है। सो प्राइजेज ऑफ इसेंशियल गुड्स रोज शार्पली, वो भी बहुत तेज़ी से जो है वो इंक्रीज़ हुए थे। सो ह्यूज बर्डन ऑफ फिस्कल डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट, ठीक है। फिस्कल जो डेफिसिट होता है ना, कि गवर्नमेंट की एक साल के एक्सपेंडिचर और इनकम का डिफरेंस होता है, तो जब खर्चे बढ़ जाते हैं, इनकम कम हो जाती है, तो उसको बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। सो द गवर्नमेंट बोरोज टू फाइनेंस द डेफिसिट फ्रॉम बैंक्स एंड ऑल्सो फ्रॉम पीपल विद इन द कंट्री एंड फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बाहर से भी पैसा बोरो करा गया, ठीक। द रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेशन एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वॉज लोअर देन द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द डेवलपमेंटल पॉलिसीज। मतलब हर चीज़ के लिए पैसा जो है वो कम हो गया। डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ तो छोड़ो, कंट्री के पास इंटरेस्ट पे करने के लिए भी पैसा जो है वो अवेलेबल नहीं था। सो इंडिया ने क्या अप्रोच किया? इंडिया जो है वो वर्ल्ड बैंक के पास गया, जिसका दूसरा नाम जो है IBRD है, दैट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। दो ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी इन द ईयर 1944, ट्विन ऑफ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। एक इसमें से IMF बना था और एक वर्ल्ड बैंक बना था। अब IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो दुनिया की कंट्रीज़ को किस किस पर्पज़ के लिए पैसे देती हैं? IMF जो है वो उन कंट्रीज़ को पैसा देता है जिन कंट्रीज़ के ऊपर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है, और जो वर्ल्ड बैंक है उन कंट्रीज़ को पैसा देता है जो कंट्रीज़ किसी भी मतलब रीज़न के कारण, नेचुरल डिज़ास्टर हो गया या कोई और इकोनॉमिकल रीज़न है, उसके लिए कंट्रीज़ को रिहेबिलिटेट करता है और उसको मतलब दोबारा से अपलिफ्ट करने के लिए उनको पैसा देता है। तो IMF जो है, इंडिया IMF के पास गया, उनको अप्रोच किया, तो IMF ने इनको $7 बिलियन का जो है लोन दिया ताकि ये अपने क्राइसिस को मैनेज कर सकें। सो फॉर अवेलिंग द लोन दीज इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया टू। अब देखो कोई आपको पैसा देगा तो बदले में कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होंगी। तो सबसे पहले IMF की क्या एक्सपेक्टेशन थी कि बिज़नेस को लिबरलाइज कर दिया जाए, इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया जाए, रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाए, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं उनको लिफ्ट कर दिया जाए। रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी एरियाज, गवर्नमेंट के जो रोल्स हैं बहुत सारी एरियाज़ में उसको कम करा जाए, और कंट्री के अंदर जो है ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हटा दी जाए। बहुत सारी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी जिनको हटाना ज़रूरी हो गया था, क्यों? क्योंकि IMF ने इस कंडीशन पे हमारे को पैसा दिया था। सो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उस टाइम पे हमारे कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, द हिस्ट्री स्टार्टेड
फ्रॉम दिस ईयर कि जब गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया और नए सिस्टम से हमारी इकॉनमी जो है वो स्टेबलाइज होना शुरू हो गई। मेजर्स किए गए कि हम कैसे इकॉनमी को स्टेबलाइज कर सकते हैं। सो स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर शॉर्ट टर्म मेजर्स इंटेंडेड टू करेक्ट सम ऑफ द वीकनेसेस दैट हैव डेवलप्ड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और जो चीज़ें करेक्ट होने वाली हैं, कुछ छोटी छोटी वीकनेसेस जो हैं, शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए गए ताकि हम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। मतलब सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे एक ज़रूरत थी टू मेंटेन सफिशेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है सफिशेंट अमाउंट में उसको मेंटेन किया जा सके, एंड कीपिंग द प्राइस राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल। मतलब इन नटशेल मेन एम वॉज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज़। अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज़ जो हैं उनको लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए रखा गया, एम्ड एट इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना और जो इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस है उसको इंक्रीज़ करना। अब ये कैसे होगी? बाय रिमूविंग द रिजिड एटीट्यूड टूवर्ड्स दोज कंपनीज इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया अ वैरायटी ऑफ पॉलिसीज, बहुत सारी पॉलिसीज दैट फॉल अंडर 3 हेड्स। अब LPG नाम दिया गया इसको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम टू डू बिजनेस इन आर कंट्री। मतलब एक रिस्ट्रिक्शंस जो थी ना उनको हटा दिया गया, ठीक, इंट्रोड्यूस टू put an end to these restrictions and open up various sectors for the economy. Though a few liberalization measures were introduced in 1980s in areas of industrial licensing. एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को लिबरल कर दिया गया, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया, फिस्कल पॉलिसी को दोबारा से रिवाइज किया गया, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसको हम आज के डेट में जानते हैं किसके नाम से, FDI के नाम से, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी गई विद टाइम। सो रिफॉर्म पॉलिसीज़ इनिशिएट करी गई 1991 में एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके के साथ, मतलब एक फुल फ्लेजेड तरीका था। अब हुआ क्या कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको डीरेगुलेट किया गया, मतलब डी लाइसेंसिंग करी गई। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो है उसको अबॉलिश किया गया ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए। जैसे अल्कोहल के ऊपर डी लाइसेंसिंग कर दिया गया, सिगरेट्स के ऊपर हैजार्डस केमिकल, मतलब जो खतरनाक केमिकल्स थे उनके ऊपर से भी, मतलब उन इंडस्ट्रीज़ को भी डीरेगुलेट करा गया। एक्सप्लोसिव्स को भी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, इन सारी इंडस्ट्रीज़ को जो है वो लिबरलाइज कर दिया गया। द ओनली इंडस्ट्री विच आर नाउ रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, मतलब कौन सी इंडस्ट्रीज जिनको आज भी पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार के लिए रिजर्व रखा गया, वो है एटॉमिक एनर्जी जनरेशन और कुछ रेलवे एक्टिविटीज़ हैं या ट्रांसपोर्टेशन है। मैनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव नाउ बीन डी रिजर्व, मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ही रिजर्व करी गई थी कुछ चीज़ें, उनको भी डी रिजर्व करा गया। मोस्ट इंडस्ट्रीज द मार्केट हैज़ बीन अलाउड टू डिटर्मिन द प्राइसेस, कि जो मार्केट है उसको प्राइस को डिटर्मिन करने के लिए अलाउ कर दिया गया कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनमें प्राइस कौन डिसाइड करेगा? मार्केट। सेकंड, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो हैं उसमें RBI का रोल चेंज किया गया एज ए फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। दिस मीन्स दैट RBI फाइनेंशियल सेक्टर में भी अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन मेनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग द RBI। मतलब जो भी फाइनेंशियल सेक्टर है वो अपनी मर्जी से जो है वो डिसीजंस ले सकेगा विदाउट सीकिंग द परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा के 74% कर दी गई। ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की बात करी जा रही है कि जो FDI है वो प्राइवेट सेक्टर में इंक्रीज़ करके 74% कर दिया गया। अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आज भी जो FDI का शेयर है वो सिर्फ 20% ही है। सो दोज बैंक विच फुलफिल सर्टेन कंडीशंस हैव बीन गिवन द फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस विदाउट द अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि बिना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन के आप अपनी ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग ब्रांच नेटवर्क है उसको रैशनलाइज किया जा सकता है। देन FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, उनको अलाउ कर दिया गया कि वो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकें। देन टैक्स रिफॉर्म्स आए बहुत सारे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में चेंजेस करेंगे। 1991 देयर हैज़ बीन अ कॉन्टीन्यूस रिडक्शन इन द टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स। इंडिविजुअल की इनकम्स को कम से कम टैक्स करने का कोशिश किया गया, एज इट फेल्ट दैट हाई रेट्स ऑफ इनकम टैक्स वर एन इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ टैक्स इवेजन, कि लोग टैक्स की चोरी सिर्फ इसी वजह से करते हैं क्योंकि टैक्सेस
बहुत ज़्यादा पे करने पड़ते हैं. सो द रेट ऑफ कॉरपोरेशन टैक्स विच वॉज वेरी हाई अर्लियर हैज़ बीन ग्रेजुअली रिड्यूस, कि जो कॉरपोरेशन टैक्स था जो पहले बहुत ज़्यादा था उसको क्या करा गया, रिड्यूस करा गया. इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ जीएसटी के नाम से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2016, जिससे हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है वो बहुत सिंप्लीफाई हो गया. एक यूनिफाइड वन नेशन वन टैक्स सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है. ये जुलाई 2017 में पावर में आया. जीएसटी ने बहुत सारे टैक्सेस को ख़त्म करा. वैल्यू एडिड ख़त्म हुआ, सर्विस टैक्स ख़त्म हुआ, एक्साइज ड्यूटी ख़त्म हुई और सेल्स टैक्स ख़त्म हो गया. अनदर कॉम्पोनेंट ऑफ रिफॉर्म इन दिस एरिया इज़ सिंप्लीफिकेशन. मतलब एक अगर और कॉम्पोनेंट की बात करें रिफॉर्म की इस एरिया में तो वो सिंप्लीफिकेशन था. इन ऑर्डर टू इनकरेज बेटर कंप्लायंस on the part of the taxpayers many procedures have been simplified. बहुत सारे procedures जो हैं उनको simplify किया गया. And the rates also substantially lowered. मतलब जो rate of taxes थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कम किया गया. Then foreign exchange reforms. 1991 की अगर बात की जाए as an immediate measure to resolve the balance of payment crisis, कि immediate measure लिया गया जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था उसको रिजॉल्व करने के लिए. रुपी वॉज डी वैल्यूड अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, जो रुपी था उसको डी वैल्यू किया गया फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में. दिस लेड टू इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. मतलब कहने का ये कि जो हमारी इंडियन करेंसी थी उसको फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में कम किया गया. ठीक, सो दैट जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही उन करेंसीज को एक पावर मिलेगी, वो स्ट्रॉन्ग होंगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे हमारे कंट्री में. Then it also set the tone to free the determination of rupee value in foreign exchange market from the government control. मतलब रुपी वैल्यू जो थी उसको एक फ्री डिटर्मिन करने की एक टोन सेट करी गई फॉरेन एक्सचेंज के कंपैरिजन में या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो अपना कंट्रोल है ना उसको लिमिट कर दिया. देन पॉइंट नंबर 5, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स. इम्पोर्ट लाइसेंसिंग वॉज अबॉलिश्ड. जो इम्पोर्ट लाइसेंसिंग थी उसको ख़त्म कर दिया गया एक्सेप्ट इन द केस ऑफ हैजार्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़. मतलब जो इंडस्ट्रीज़ इन्वायरमेंट के लिए ख़तरा हैं या इन्वायरमेंट के लिए ख़तरा हो सकती हैं उसको लाइसेंसिंग सिस्टम के अंदर रखा गया. बिकॉज तब तक जो है 1983 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी वो हो चुकी थी. ठीक है, वो भी एक ऐसी गैस बनाते थे जिससे जो है वो सोसाइटी मतलब ख़तरे में थी. तो ये 1983 के बाद जो है इसी वजह से ऐसी इंडस्ट्रीज़ को जो है वो रिजर्व करा गया लाइसेंसिंग सिस्टम के अंदर. सो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वर आल्सो फुली रिमूव फ्रॉम अप्रैल 2001. कि जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के ऊपर कि कितनी कंज्यूमर गुड्स मंगवानी है, इंपोर्ट करनी है, कितनी एग्रीकल्चरल गुड्स मंगवानी है, उनको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया. मतलब नाउ वी कैन import as much as we want to. So export duties have been removed to increase the competitiveness position of the Indian goods in the international market. कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी वो भी हैव बीन रिमूव्ड, उनको भी रिमूव कर दिया गया ताकि जो कंपटीशन है या इंडिया की जो गुड्स इंडियन गुड्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकें. ठीक, देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना प्राइवेटाइजेशन का. अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं अब वो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस नहीं रह के प्राइवेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बन जाती. मतलब जो कंट्रोल है, ओनरशिप है, दैट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट टू private owners. So government companies are converted into private companies in two ways. Number one, by the withdrawal of the government from ownership and management of the public sector companies. कि गवर्नमेंट जो है वो ओनरशिप विड्रॉ करे, मैनेजमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी से अपनी विड्रॉ करके दूसरे किसी पर्सन को दे दे जो प्राइवेटली बिजनेस को रन कर रहा है. बाय द आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. मतलब इसको बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेचना शुरू कर देती है पब्लिक कंपनीज के अंदर. तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना PSEs, डिसइन्वेस्टमेंट. PSEs का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. इनके शेयर्स को बेच के गवर्नमेंट जो है वो पैसा रेज कर रही है ताकि इनकी जो अपब्रिंगिंग है फॉर द फ्यूचर वो सही तरीके से हो सके, क्योंकि हम इन इंडस्ट्रीज़ को नहीं चला पा रहे हैं या हम इंडस्ट्री से प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं. तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, इनको बेच के प्राइवेट ऑनर्स के हाथ में सौंप रहे हैं. इस मतलब इस सारे प्रोसेस का पर्पस क्या था? इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट्स मॉडर्नाइजेशन. एज ए टोल्ड यू कि गवर्नमेंट को पैसा भी चाहिए था और गवर्नमेंट चाहती थी कि मॉडर्नाइजेशन हो.
It was also envisaged that private capital and managerial capabilities could be effectively utilized to improve the performance of the PSUs, कि जो प्राइवेट कैपिटल हैं और जो मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ हैं कुड बी इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज्ड, कि जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सके ताकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो सके। देन द गवर्नमेंट एनविसेज दैट प्राइवेटाइजेशन कुड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग इम्पेटस टू द इनफ्लो ऑफ FDI, कि जो गवर्नमेंट है दैट एनविसेज्ड, मतलब उनका कहना ये था, उनका एम्फेसिस ये था कि जो प्राइवेटाइजेशन है ना वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्रोवाइड करेगी टू द इनफ्लो ऑफ FDI, कि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो गवर्नमेंट जो है बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको अट्रैक्ट करने में कैपेबल हो जाएगी। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिनके नाम लिखे हैं, ये आज भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। महारत्न्स, नवरत्न्स एंड मिनी रत्न्स कहते हैं इनको। ठीक, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए, ठीक, एंड एनेबल देम टू compete मोर इफेक्टिवली इन लिबरलाइज्ड ग्लोबल एनवायरनमेंट, द गवर्नमेंट आइडेंटिफाइज PSCs एंड डिक्लेयर्स देम एज महारत्न्स, नवरत्न्स एंड मिनी रत्न। अब कौन कौन से महारत्न्स हैं? सबसे पहले तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको बोला जाता है IOC एंड दिस इज कॉल्ड SAIL। देन नवरत्न्स में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, हल कहते हैं इसको, HAL। फिर उसके बाद आती है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL। ठीक, फिर उसके बाद मिनी रत्न्स में आ जाता है भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको BSNL के नाम से जानते हैं लोग। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI। तो उसके बाद आती है हमारे IRCTC, इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, IRCTC। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जब किसी कंट्री की इकॉनमी वर्ल्ड इकॉनमी में इंटीग्रेट हो जाती है, मर्ज हो जाती है, उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड टूवर्ड्स द ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन, कि वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस के ऊपर। देखो दुनिया है, दुनिया कहते हैं ना बहुत छोटी है, तो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होकर चलना, इंटीग्रेट होकर चलना बड़ा कंपलसरी हो जाता है। सो इसी वजह से ग्लोबलाइजेशन जो है इट इज़ नाउ टेकिंग, यू कैन से, कि इनका जो कंट्रोल है ना वो बढ़ रहा है, और या ये कहो कि जो दुनिया है ना वो श्रिंक हो रही है। ठीक है, श्रिंक क्यों हो रही है? क्योंकि चीज़ें आसान बना दी गई हैं। जो चीज़ें पहले मुश्किल लगती थी, नाउ दीज दोज थिंग्स आर ईजी बिकॉज बिजनेस जो है वो ग्लोबल लेवल तक पहुंच चुका है। सो इट इज़ टर्निंग द वर्ल्ड इनटू वन होल और क्रिएटिंग बॉर्डरलेस वर्ल्ड, की बॉर्डरलेस दुनिया बना दी गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ऐसा लगता है कि बहुत कम रह गया अब। ठीक है, आउटसोर्सिंग, देखो आउटसोर्सिंग में ये सारा एक बार रीड कर लेना। मैं आउटसोर्सिंग का मोटा मोटा आपको मीनिंग बता देता हूँ। आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि हम रेगुलर सर्विसेज जो हैं कंपनीज एज ए कंपनी हायर करते हैं बाहर के सोर्सेज से, मतलब फॉरेन कंट्री से। ठीक, विच वॉज प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन द कंट्री, मतलब जो पहले हमें अपने कंट्री के अंदर ही मिल रही थी अब हम बाहर से बोरो कर रहे हैं, जैसे लीगल एडवाइस, कंप्यूटर सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट, सिक्योरिटी, ईच प्रोवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी। बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेसेस हैं जिनको BPO कहते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। कॉल सेंटर्स हो गए, रिकॉर्ड कीपिंग है, अकाउंटेंसी है, बैंकिंग सर्विसेज, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, बुक transcription, clinical advice, or even teaching are being outsourced by the companies in developed countries to India. So, with the help of modern telecommunication links, including the internet, the text, voice, and visual data in respect of these services is digitized and transmitted in real time over continents and national boundaries। अगर मैं यहाँ पे AI का जिक्र करूँ तो मैं गलत नहीं हूँ। ठीक, AI जो है वो सारे इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता है कि हम बाहर से विद द हेल्प ऑफ AI ये बना कहाँ, डेवलप कहाँ हुआ और यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक, तो ये आउटसोर्सिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। सो मोस्ट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एंड इवन स्मॉल कंपनीज are outsourcing their services to India where they can be availed at cheaper cost with a reasonable degree of skill and accuracy। मतलब बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और इवन स्मॉल कंपनीज भी हैं जो अपनी सर्विसेज को इंडिया के बाहर आउटसोर्स करती हैं, वे दे कैन बी अवेल्ड एट चीपर कॉस्ट विद रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल एंड एक्यूरेसी। ठीक है, मतलब उनको सस्ते रेट्स में एक्यूरेसी के साथ जो है वो काम मिल जाता है, मतलब लोग मिल जाते हैं या उनका काम हो जाता है। लो वेज रेट्स,
availability of skilled manpower in India have made it a destination for global outsourcing in the post reform period. मतलब रिफॉर्म्स होने के बाद इंडिया भी एक हब बन गया हुआ है बीपीओस के लिए, मतलब बाहर की कंपनीज हैं जो इंडियन लोगों को हायर करती हैं, राइट। देन उसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब डब्ल्यूटीओ जो है वो गैट का एक सक्सेसर है। गैट का मतलब है जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसके टोटल 7 राउंड्स हुए थे। जो उरुग्वे राउंड था वो सबसे आखिरी राउंड था। 1995 जनवरी 1 डब्ल्यूटीओ ने इनको टेक ओवर करा था। अब डब्ल्यूटीओ का मेन काम क्या है, जो मल्टीलेटरल अग्रीमेंट्स हैं जितने भी, उनको एडमिनिस्टर करना बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल द कंट्रीज। मतलब अगर मान लो कंट्रीज़ के अंदर जो है आपस में ट्रेड होता है, तो ये ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। डब्ल्यूटीओ एक्सपेक्ट करता है एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए, जिसमें नेशंस जो हैं कैन नॉट प्लेस आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कि वो बिना किसी रीज़न के ट्रेड करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती। इट्स पर्पस इज़ ऑल्सो टू एनलार्ज द प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, कि जो दुनिया के रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो सके और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट कवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे कि बायलेटरल मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में, मल्टीलेटरल मतलब दो या दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में जब ट्रेड होता है उसको मल्टीलेटरल कहते हैं। थ्रू द रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स, कि टैरिफ बैरियर्स भी हटाए जाते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हटाए जाते हैं। अब टैरिफ बैरियर्स मतलब टैक्स से रिलेटेड बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स मतलब दोज बैरियर्स विच आर other than the tax barriers, and provide greater market access to all the member countries. I guess जो मेरा ध्यान में है कि जो WTO है उसके अब 126 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर कंट्री था WTO का। मतलब जैसे ही WTO बना, इंडिया वॉज द मेंबर ऑफ WTO। सो इंडिया की क्या कमिटमेंट है, रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स को कम किया जाए, और रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, की जो कोटा रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटा दिया जाए। अब ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं ये बहुत सिंपल है, मैं आपको इसका फटाफट से एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इंडियन इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी, बिकॉज मार्केट का साइज़ बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम आपस में प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सचेंज करना शुरू कर देंगे, उन कंट्रीज़ के प्रोडक्ट हमारे कंट्री में आ रहे हैं जो बहुत बेटर हैं। अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, डिज़ाइन की, तो उससे हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो रहा है। इंक्रीज्ड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है। अब ग्लोबलाइजेशन से एक कंट्री का दूसरे कंट्री से टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज करना जो है वो ईजी हो गया। अब जो टेक्नोलॉजी किसी कंट्री के लिए एक ड्रीम हुआ करती थी, अब वो टेक्नोलॉजी उनके पास अवेलेबल है। देन इंक्रीज्ड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे का कल्चर समझने में भी जो है हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ठीक, मतलब ग्लोबलाइजेशन। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, इंक्रीज्ड इनइक्वालिटी। अब ग्लोबलाइजेशन जो है इससे कई कंट्रीज़ में इनइक्वालिटी बढ़ती है, बिकॉज बिजनेस जो है ना उन्हीं कंट्रीज़ में जाता है। हर एक बिजनेसमैन वहीं अपने बिजनेस को लेके जाना चाहता है जहाँ पे लेबर सस्ती है। जहाँ पे लेबर महंगी है वो अपना बिजनेस वहाँ पे लेके जाने में संकोच करते हैं। देन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरनमेंट की धज्जियाँ उड़ रही हैं, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन जो है उससे बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, और एक्सपैंड हो रहा है टू द बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज। ठीक, तो बिजनेस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में, गुड्स की और सर्विसेज की। नौकरियों का लॉस हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू द लॉस ऑफ जॉब इन सम कंट्रीज एज बिजनेस हैव मूव्ड जॉब्स टू डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पे लेबर सस्ती है। जैसे चाइना में लेबर सस्ती है, तो हर एक बिजनेसमैन जो है वो टारगेट करता है कि मुझे चाइना में जाके बिजनेस करना है। देन इंक्रीज रेट ऑफ कन्फ्लिक्ट, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कन्फ्लिक्ट। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज द रिस्क ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंट्रीज एज कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज एंड मार्केट्स हैज़ इंक्रीज, कि जो कंपटीशन है वो बढ़ गया। अब कंपटीशन बढ़ने की वजह से जो है वो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो एज पे आ गई हैं, और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। ठीक, अब इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स एक असेसमेंट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। जीडीपी हमारी ग्रो करी है, एक बार देख लें। ठीक है, ये एक डाटा है कि जो एग्रीकल्चर है 1980 से लेकर 1991 तक 3.6, 14-15 में जो है वो
2% से कम हुई। 7.1% इंडस्ट्री में, 7%, 6.7% टर्शरी सेक्टर में, सर्विसेज में, अब ये 9.8। अगर ओवरऑल ग्रोथ देखी जाए इट इज़ 7.4%। तो जो ट्रेंड है ग्रोथ का फ्रॉम 2012 टू 15 इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, हाई रेट ऑफ ग्रोथ रेट हैज़ बीन रिकॉर्डेड, बट एक नेगेटिव ग्रोथ जो है वो उसके ही अगले साल सब्सिक्वेंट ईयर में नोटिस करा गया। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर उसने विटनेस किया एक स्टीप डिक्लाइन ड्यूरिंग द ईयर 2012-13। इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स इट बिगेन टू शो कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव ग्रोथ। अगले सालों में कॉन्टिन्यूस जो है वो पॉजिटिव ग्रोथ हुआ। देन द सर्विस सेक्टर कंटिन्यू टू विटनेस ए हाई लेवल ऑफ ग्रोथ। जो सर्विस सेक्टर हैं उन्होंने विटनेस किया एक हाई लेवल ऑफ ग्रोथ, हायर देन द ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ। कि एक जीडीपी ग्रोथ जो है ना, ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ जो है इट हैज़ बीन इंक्रीज। 2014-15 जो है एक ऐसा साल था जहाँ पे हाई रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड किया गया। सेकेंड पॉइंट, द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी हैज़ लेड टू रैपिड इंक्रीज इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मतलब इकोनॉमी ओपन हुई तो जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एफडीआई में एक बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ, शार्प इंक्रीज़ हुआ, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो इंडिया के बढ़ना शुरू हो गए। अगर एफडीआई की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो $100 मिलियन इन 1990-91 से इंक्रीज होकर $30 बिलियन जो हैं 2017-18 में हो गया था। देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अबाउट $6 बिलियन इन 1991 to $413 बिलियन in 2018-19। India is one of the largest foreign exchange reserve holders in the world. So 1991 से लेके इंडिया जो है is seen as successful exporter of auto parts, pharmaceutical goods, engineering goods, IT software and textiles. Rising prices have also been kept under control. जो prices बढ़ रहे थे चीज़ों के उनको भी जो है वो क्या किया गया, कंट्रोल में लेके आया गया। ठीक है जी। तो नेगेटिव पॉइंट्स में आ जाते हैं। सबसे पहले तो ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ा, ठीक है। स्कॉलर्स पॉइंट आउट दैट द रिफॉर्म्स लेड ग्रोथ हैज़ नॉट जनरेटेड सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कि जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकली। एग्रीकल्चर जो है वो भी बूम करा, जो क्रॉप्स हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वो बड़ी, पावर सेक्टर जो है वो एम्पावर हुआ, ठीक। और फर्टिलाइज़र्स जो हैं उनके ऊपर सब्सिडीज़ इंक्रीज़ करेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हुई, मार्जिनल फार्मर्स को और छोटे फार्मर्स को जो है इन चीज़ों का बेनिफिट हुआ। इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस बढ़ी लिबरलाइजेशन की वजह से और इम्पोर्ट ड्यूटी को कम करने की वजह से। देन फूड क्रॉप्स से कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट करा गया और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी जो है एग्रीकल्चर के लिए वो लेके आई गई। इंडस्ट्रीज़ में भी रिफॉर्म हुआ। ये तो आपको बताइए कि जो चीपर इंपोर्ट्स हैं उनको प्रमोट किया गया। जो इकॉनमी हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन थी उसको थोड़ी सी तेज़ी में लेके आया गया, स्पीड बढ़ी उसकी भी। सो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स आर फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स। पहले डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इंपोर्ट से कंपटीशन फेस करते थे, लेकिन जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई, नए रिफॉर्म्स लेके आए गए, तो क्वालिटी के बेसिस पे जो है अब फाइट होती है। रेट्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं या ज़्यादा ही होंगे इम्पोर्टेड गुड्स के, सो दैट जो इम्पोर्टेड इंडस्ट्री है इम्पोर्टेड गुड्स की वो डिस्करेज हो। ग्लोबलाइजेशन ने ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दी जिससे जो गुड्स हैं वो फ्री मूव कर रही हैं कंट्री से दूसरी कंट्री में, जिससे फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं मतलब दैट एडवर्सली अफेक्ट द लोकल इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, कि जो चीज़ें हमारी डेवलपिंग कंट्री में हो सकती थी अगर हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होती, वो रुक गई, क्योंकि वहाँ से बनी बनाई चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। एक तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री का कंपटीशन मिल रहा है, दूसरा जो हमारी कंट्री के वर्कर्स हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो रिड्यूस हो गई। डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट शेयर्स बेच रही है, ये ऊपर पढ़ा हमने। प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं उनके लिए रास्ते खोल दिए गए, अब उनकी वजह से जो है गवर्नमेंट अपने शेयर्स सेल कर रही हैं। देन रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसी, टैक्स रिडक्शन रिफॉर्म्स लेके आए गए, वो हैव नॉट रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू। लेकिन वो रिफॉर्म्स ऐसे नहीं हैं कि जिसमें गवर्नमेंट के लिए जो टैक्स रेवेन्यूज हैं वो बढ़ें। Then the reform policies involving tariff reduction have curtailed the scope for raising revenue through custom duties। कि जो reform policies है ना वो tariff reduction involve होता है उसमें, have curtailed the scope for raising revenue through custom duties। कि custom duties के through जो है उसका scope raise किया गया in order to attract foreign investment। tax incentives are provided to foreign investors which further reduced the scope for raising the tax revenues। कि
अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, टैक्स इंसेंटिव्स जो है उनको प्रोवाइड करे जा रहे हैं, इससे हो क्या रहा है कि जो टैक्स रेवेन्यूज़ है ना वो कम हो रहे हैं, बिकॉज हम बाहर वाले इन्वेस्टर्स को इंडिया में बुला ही इस कंडीशन से रहे हैं कि हम आपको टैक्स बेनिफिट्स देंगे। एंड दिस हैज़ ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स। अब इससे हो क्या रहा है कि जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है कंट्री के डेवलपमेंटल और वेलफेयर एक्सपेंडिचर्स के ऊपर। सो दैट इज़ इट। ये हमारा चैप्टर जो है 1 to 3 कंप्लीट होता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, ठीक है। इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, फिर उसके बाद वीडियो आएगी इस मतलब इन तीनों चैप्टर्स के ही प्रीवियस ईयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ढेर सारा प्यार दें। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।